आज के क्वांटम लाइव क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा था पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था डायमेंशन के बारे में, है ना, कि डायमेंशन किसे कहते हैं, डायमेंशन के डेफिनेशन, उसका बेसिक कुछ आइडिया लिया था। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज कि फिज़िकल क्वांटिटी को डायमेंशन के बेसिस पे हम लोग किस तरह से कैटेगराइज किए हैं, अलग अलग भागों में बांटे हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन का क्या क्या यूज़ है, क्या क्या उपयोग है। ठीक है, उपयोग से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आता है और मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स इस पर आधारित है वो यूजेस से ही है ना। तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, यानी कि विमा के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार। ठीक है, तो विमा के आधार पर हम लोग भौतिक राशि को किन किन भागों में बांटे हैं। जैसे इससे पहले भी हम लोग इस भौतिक राशि को बांट रहे थे, मौलिक भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशि। अब हम लोग उसी भौतिक राशि को फिर से विभाजित करेंगे, बांटेंगे विमा के आधार पर। तो विमा के आधार पर हम लोग भौतिक राशि को बांटते हैं। तो जैसे इसमें पहला जो है वो है डायमेंशनल कांस्टेंट, है ना, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं विमीय नियतांक। अब ये विमीय नियतांक का मतलब क्या हो गया कि हम लोग इस कैटेगरी में वैसे भौतिक राशि को रखेंगे जिसका डायमेंशन भी होगा और उसका मान क्या होगा, नियतांक, है ना, उसका मान फिक्स्ड होगा, उसका मान चेंज होगा नहीं। ठीक है, विमा भी होगा और उसका मान नियतांक होगा। अब ऐसा क्वांटिटी है कौन कौन, तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। ठीक, तो विमीय नियतांक के अंतर्गत कौन कौन सा क्वांटिटी आएगा। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें क्वांटिटी है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, इसको हम लोग कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम लोगों को मिलता कहाँ है, तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला जानते हैं। F बराबर क्या होता है, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है जो हम लोग इससे पहले क्लास 9th में भी पढ़े होंगे और आगे हम लोग इस 11th में भी इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो हम लोग कैपिटल G का प्रयोग किए हैं यही है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका अपना डायमेंशन भी होता है और इसका मान जो है वो फिक्स्ड होता है। तो कैसे डायमेंशन निकालेंगे इसका, ज़रा सा ध्यान देना है इसमें। तो जैसे G इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एफ आर स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। ठीक है, G का वैल्यू यहाँ ले लेंगे, R यहाँ डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आकर, और m1 m2 इधर मल्टीप्लाई है, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसमें हम लोग अगर सारे क्वांटिटीज़ का डायमेंशन बैठाएंगे तो जैसे फोर्स का डायमेंशन होता है mL/t-2, R है यहाँ डिस्टेंस, है ना, दूरी है दोनों वस्तु के बीच का, तो दूरी यहाँ हो जाएगा L। अब चूंकि यहाँ R स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर L स्क्वायर ले लेंगे। नीचे है द्रव्यमान मास, तो m1 के लिए भी m और m2 के लिए भी m। ठीक है, सारा वैल्यू सारा डायमेंशन हम लोग यहाँ पुट कर दिए। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये जो नीचे m रह गया इस m को हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो इस m का पावर क्या हो जाएगा, माइनस, तो m-1, L यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका पावर हो जाएगा L³ और t-2। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका अपना डायमेंशन भी है। और अगर हम लोग इसके वैल्यू की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना, ये इसका वैल्यू है। ठीक, तो इस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी है और इसका वैल्यू भी है।
तो इसलिए हम लोग इसको लिए किसके अंतर्गत, तो डायमेंशनल कांस्टेंट के अंतर्गत, यानी विमीय नियतांक के अंतर्गत। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसी तरह का और भी क्वांटिटी हम लोगों को मिलेगा। जैसे हम लोग इसी में एक और क्वांटिटी लेते हैं, है ना, वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सब डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है इसका। अब प्लैंक्स कांस्टेंट जो है, प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है E = h न्यू, है ना, ये एनर्जी का फॉर्मूला है ना। हम लोग एनर्जी के बारे में जैसे पढ़ते हैं कि एनर्जी जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, उसका क्वांटम होता है ना, और एक क्वांटम की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम लोग फोटोन। तो फोटोन का जो वैल्यू होता है वो यही है h न्यू। यहाँ h है प्लैंक्स कांस्टेंट और ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं न्यू, है ना। ये जो न्यू है ये है आवृत्ति, है ना, ये न्यू है आवृत्ति। ठीक है, तो ई तो एनर्जी है ही, तो हम लोगों को प्लैंक्स कांस्टेंट यानी h का वैल्यू चाहिए, तो h = क्या लेंगे, E/न्यू। ये है E एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² T-2, है ना। जो वर्क का डायमेंशन होगा वही एनर्जी का भी डायमेंशन होगा। और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, आवृत्ति का डायमेंशन होता है T⁻⁻1। ठीक है, तो ये T⁻⁻1 और ये -2, ये एक पावर कैंसिल हो जाएगा इसका, तो हमारे पास इसका डायमेंशन मिलेगा ml² T-1। तो ये जो डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों को मिला, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, इसको ध्यान में रखना है। और अगर इसके वैल्यू की बात करेंगे हम लोग, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, तो 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू इसका फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी फिक्स्ड है, यानी कि ये नियतांक है और इसका खुद का डायमेंशन भी है, तो इसलिए इसको हम लोग रखेंगे किसमें, तो डायमेंशनल कांस्टेंट यानी कि विमीय नियतांक। ठीक है, क्लियर है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है उसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। वेरिएबल मतलब हो गया परिवर्तनशील, या जिसको हम लोग बोलते हैं चर। ठीक है, तो वेरिएबल मतलब हो गया कि इसका वैल्यू क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। यानी कि ऐसे भौतिक राशि को इसके अंतर्गत लेंगे जिसका डायमेंशन तो होगा लेकिन वैल्यू उसका फिक्स्ड नहीं होगा, वैल्यू उसका चेंज होता रहेगा। ठीक है, इस ऐसे क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या मिलेगा हम लोगों को, ऐसे क्वांटिटी का एग्जाम्पल बहुत सा है ना, दिमाग में जो आ रहा है। जैसे हम लोग पढ़े थे फोर्स, है ना, फोर्स का डायमेंशन क्या पढ़े थे, mlt-2। और अगर बात करें हम लोग फोर्स के वैल्यू की, तो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो तो कुछ भी हो सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू इसका क्या होगा, कोई भी वैल्यू होगा, एनी वैल्यू। उसी तरह हम लोग बात करते हैं वर्क की, है ना, वर्क का डायमेंशन होता है ml² T-2। इसका भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के क्वांटिटी का नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो विमीय चर जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो इसी कैटेगरी में आता है, डायमेंशनल वेरिएबल के कैटेगरी में। ठीक है, इसका डायमेंशन होगा और वैल्यू क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे फोर्स है, फोर्स का वैल्यू कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है। सेम कंडीशन वर्क के साथ भी होगा, इसका भी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 2 जूल, 10 जूल, 20 जूल, है ना, कुछ भी होगा। तो वैल्यू इसका फिक्स्ड नहीं होगा लेकिन इसका डायमेंशन होगा, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे डायमेंशनल वेरिएबल। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है हमारे पास वो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक, डायमेंशनलेस बोलने का मतलब कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक, यानी हिंदी में बोलेंगे अविमीय नियतांक, है ना। ऐसे क्वांटिटी को यहाँ लेंगे जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है ना, तो ऐसे क्वांटिटी को लेंगे जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा लेकिन वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इस कैटेगरी में कौन कौन आ सकता है, तो देखो सबसे सिंपल जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या होगा, ऑल नंबर्स।
जितनी भी संख्याएं हैं सब इसी के अंतर्गत आती है। अब जैसे हम बोलेंगे 2 लिखो तो 2 हो गया, 5 लिखो तो 5 लिखेंगे, तो इसका वैल्यू फिक्स्ड है। अगर हम 2 बोलेंगे तो सब लोग 2 ही लिखेंगे, 5 बोलेंगे तो सब लोग 5 ही लिखेंगे, है ना। हम बोलेंगे 30 लिखो तो सब लोग 30 ही लिखेंगे। तो जितना भी नंबर है वो सब का सब इसी कैटेगरी में आता है ना। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा, वैल्यू उसका फिक्स्ड होता है। इसी तरह से हम लोग जैसे लेंगे यहाँ पर जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का जो वैल्यू है वो भी फिक्स्ड होता है। कैसे, अब याद करो यहाँ पर जैसे साइन 30 डिग्री की बात करेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक, साइन 60 डिग्री की बात करेंगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो इन सब का वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। उसी तरह से टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ये हम लोग सब लोगों को पता है। उसी तरह से नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल मिलेगा वो होता है लॉग। जैसे हम लोग ले लिए यहाँ log x बेस e, है ना। लॉग को हम लोग जनरली दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, log एक में बेस e भी लेते हैं, एक में हम लोग बेस 10 भी लेते हैं। तो log बेस e लो या फिर log बेस 10 ले लेते हैं। ठीक है, इसका भी वैल्यू फिक्स्ड है। तुम लोग जनरली देखना मैथमेटिक्स के बुक के पीछे में लॉग टेबल दिया हुआ रहता है, लॉग टेबल में इन सभी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वो वैल्यू सब फिक्स्ड होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर लेंगे log 2 बेस 10, log 2 बेस 10 का वैल्यू होता है 0.301। ठीक है, तो वैल्यू इसका फिक्स्ड है, तभी हम लोग इसका वैल्यू लिख पा रहे हैं, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इस तरह का जो भी क्वांटिटी होगा उन सबको हम लोग बोलेंगे अविमीय नियतांक। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वांटिटी है फोर्थ नंबर, वो है डायमेंशनलेस वेरिएबल। नेम से ही क्लियर है, डायमेंशनलेस यानी इसका डायमेंशन नहीं होगा और वैल्यू इसका होगा वेरिएबल। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको बोलेंगे अविमीय चर। ठीक, अविमीय मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है और वैल्यू क्या है, चर यानी कि वेरिएबल। ठीक है, इसका मान बदलता रहेगा। ठीक है, तो डायमेंशनलेस वेरिएबल, कोई डायमेंशन इसका नहीं है लेकिन वैल्यू इसका चेंज होता रहेगा। और इसका जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है वो तुम लोगों का पढ़ा हुआ भी होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग समतल कोण। अगर समतल कोण की बात करें हम लोग तो समतल कोण का वैल्यू जो होता है वो 0 से लेकर कितना होगा, 2π रेडियन, है ना। प्लेन एंगल का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो होता है 0 से 2π रेडियन। और अगर इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो डायमेंशन क्या लेंगे, m0 l0 t0। जब कोई डायमेंशन नहीं है तो सारा का सारा पावर को हम लोग 0 कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम लोग कहते हैं घन कोण या ठोस कोण भी कह देते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0 से लेकर 4π स्टेरेडियन, है ना। सॉलिड एंगल का मात्रक होता है स्टेरेडियन, प्लेन एंगल का मात्रक रेडियन, सॉलिड एंगल का मात्रक स्टेरेडियन। ठीक, तो इसका जो वैल्यू होगा 0 से लेकर 4π स्टेरेडियन और इसका कोई डायमेंशन नहीं, तो डायमेंशन में इसका भी हम लोग लिख सकते हैं m0 l0 t0। ठीक उसी तरह से और भी हम लोग एग्जाम्पल देखें, जैसे हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको घर्षण गुणांक। है ना, ये जो घर्षण गुणांक है ये क्या होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स, है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो होता है। ठीक है, घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण गुणांक। और ये जो अनुपात होता है इसका वैल्यू होता है 0 से लेकर 1 तक, है ना। घर्षण गुणांक जो होगा उसका वैल्यू होता है 0 से 1 तक।
और इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा तो इसका भी डायमेंशन हम लोग लिखेंगे m0 l0 t0। ठीक है, तो ये हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए विमा के आधार पर, है ना। विमा के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को हम लोग 4 भागों में बांट दिए। पहला जो हम लोग लिए वो था विमीय नियतांक, दूसरा हम लोग लिए विमीय चर, तीसरा हो गया अविमीय नियतांक और चौथा हो गया अविमीय चर। तो भौतिक राशि को हम लोग इस तरह से 4 भागों में बांट दिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर है यूज ऑफ डायमेंशंस, यानी विमा की उपयोगिता। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, हम लोगों के एग्जाम के व्यू से। ठीक, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर यूज ऑफ डायमेंशंस, यानी विमा की उपयोगिता। ठीक है, विमा का उपयोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना भी न्यूमेरिकल्स डायमेंशन से रिलेटेड आता है वो इन्हीं सब से आता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब ध्यान में क्या रखना है, जैसे हम लोग अलग अलग कुछ पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। ऐसे तो यूज़ हम लोग बहुत सा डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे क्या है इसमें, तो इसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी समीकरण में अज्ञात भौतिक राशि को ज्ञात करने में करते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई समीकरण दिया हुआ है, अब उस समीकरण में बहुत सा पद होगा, कुछ पद के बारे में हम लोग जानते हैं, कुछ पद के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो जिस पद के बारे में जानते हैं उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ पद ऐसा भी होगा जो अज्ञात होता है। ठीक है, तो उस अज्ञात पद को अगर ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन का उपयोग करके उस अज्ञात पद को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इससे संबंधित कोई एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि बल का समीकरण दिया हुआ है, बल मतलब हो गया फोर्स, बल का समीकरण दिया हुआ है F बराबर AT² प्लस BT माइनस CT⁻⁻1, है ना, जहाँ T क्या है, समय। अब मान लो कि ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण में F के बारे में जान रहे हैं कि F बल है और T है समय। ठीक है, लेकिन यहाँ पर A, B और C क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका डायमेंशन क्या है, तो A, B तथा C का विमा ज्ञात करें। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देगा। अब मान लो कि यहाँ हम बल दे दिए हैं, बल के बदले कोई और क्वांटिटी दे सकता है ना, बल है, बल के बदले कार्य दे सकता है, शक्ति दे सकता है, ऊर्जा दे सकता है, दाब दे सकता है, कुछ भी दे देगा, लेकिन इक्वेशन जनरली इसी टाइप का रहता है। तो बस ध्यान में रखना है इस तरह का समीकरण या इस तरह के इक्वेशन को हम लोग कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, जो समीकरण है हमारे पास F इज इक्वल टू क्या है, AT² प्लस BT माइनस CT⁻⁻1। अब जरा दिमाग लगाओ, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमेंशन, यानी विमा का अभिलक्षण। विमा के अभिलक्षण में जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे उसमें, कि हम लोग केवल उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जिसका विमा क्या हो, समान हो। ठीक है, हम लोग केवल उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जिसका विमा समान हो। अब जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बल यानी फोर्स जो है वो बराबर है किसके, AT² प्लस BT माइनस CT⁻⁻1 के। इसका मतलब क्या है कि इसको और इसको जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। तो ये जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया तभी हो सकती है जब इसका विमा, इसका विमा, इसका विमा सेम हो। और हम लोग उसमें ये भी चर्चा किए थे, याद करो वहाँ पर, कि जैसे 10 kg इसमें 5 kg को घटाए तो हम लोगों को मिल गया 5 kg। यानी कि सेम डायमेंशन वाले पद से सेम डायमेंशन वाले पद को घटाएंगे तो जो रिजल्ट मिलता है उसका भी डायमेंशन सेम ही होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ लगा देना है। अब ये जितना भी टर्म है, इन सभी टर्म का डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, F के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको F के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, F का विमा, AT² का विमा, VT का विमा और CT⁻⁻1 का विमा, है ना। इन सभी का विमा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जरा दिमाग लगाओ इसमें, बल का विमा क्या होता है,
तो बल का विमा होता है mL_t-2। ठीक है, ए का डायमेंशन हमको नहीं पता है, ए को छोड़ दो उसी तरह। टी का डायमेंशन पता है, टी तो टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी ले लिए, पावर 2 है तो टी स्क्वायर कर दिए। बी का डायमेंशन नहीं पता है, टी का डायमेंशन के लिए टी लिख दिए। सी का डायमेंशन भी नहीं पता है, सी लिख दो, और टी का पावर हो जाएगा यहाँ -1। अब क्या करो, एक एक करके इन तीनों को कंपेयर कर दो इससे। ठीक है, जैसे हम लोग इसको इससे कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, A = mL_t-2 डिवाइडेड बाय t², है ना। ये t इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो क्या आ गया यहाँ, mL_t-4, ये +2 है, ऊपर जाएगा तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ऊपर पहले से -2 है तो -2 और ये भी -2, क्या हो जाएगा -4। उसी तरह से अब इसको कंपेयर कर दो इस टर्म को, तो क्या हो जाएगा, B = mL_t-2 डिवाइडेड बाय t। t पे पावर है यहाँ 1, ये t चला जाएगा ऊपर, इसका पावर जो है 1 से -1 हो जाएगा, तो हम लोगों को b का डायमेंशन मिल गया mL_t-3। ठीक है, फिर आ जाओ थर्ड टर्म में। थर्ड टर्म में क्या होगा, जैसे c का वैल्यू लेंगे तो mL_t-2 और c के साथ था t-1, वो चला गया नीचे। ठीक है, अब ये t-1 और ये -2, ये -1 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, ऐसे भी घट जाएगा, ऐसे हम कटा भी सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ mL_t-1। तो देखो, जिसका जिसका डायमेंशन हमको नहीं पता था, ए का नहीं पता था मिल गया, बी का नहीं पता था मिल गया, सी का भी नहीं पता था मिल गया। तो हम लोग इन तीनों के डायमेंशन को ज्ञात कर लिए, किसके हेल्प से, डायमेंशन के हेल्प से। तो डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से, या इसका जो पहला यूज है हमारे पास, पहला यूज यही कहता है कि कोई समीकरण अगर इस तरह का हो, उसमें कुछ अज्ञात राशि हो, तो उस अज्ञात राशि का डायमेंशन हम लोग इजी वे में ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, तो इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत सा तुम लोगों को मिलेगा, उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट यूज में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट यूज इसका क्या है, दूसरा नंबर। तो इसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भौतिक राशि के मान को मात्रक की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने में कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोगों के साथ क्या होता है, कुछ कॉमन पद है, मान लो जैसे बोलेंगे 1 kg है, 1 kg को ग्राम में बदलो, तो सब लोगों को पता रहता है कि 1 kg के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, 100 सेंटीमीटर, ये सब हम लोगों को याद रहता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह का भी कंडीशन मिल जाता है जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है, जिसका वैल्यू हम लोगों को याद नहीं है। तो वैसे वैल्यू को चेंज करने के लिए हम लोग विमा विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसमें करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन ले लिए, N1U1 = N2U2। अब ये रिलेशन आया कहाँ से, ज़रा सा यहाँ दिमाग लगाओ। हमारे पास है, जैसे मान लो ये 10 kg है ना, इस 10 kg को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10,000 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक, तो 10 kg गुना ये 10 kg को हम लोग 10 गुना 1 kg, और 10,000 ग्राम को हम लोग 10,000 गुना 1 ग्राम लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा कि ये 10 है संख्या, इसको N1 मान लिए, 10,000 भी संख्या है, इसको N2 मान लिए, 1 kg है यूनिट, इसको U1 मान लिए, और 1 ग्राम है यूनिट, इसको हम लोग U2 ले लिए। तो क्या मिला रिलेशन हम लोगों को, N1U1 = N2U2। अब मान लेते हैं यहाँ तो हमको दोनों पता था तो हम लिख दिए सीधे। अब कभी कभी क्या होगा कि हम लोगों को ऐसा यूनिट मिल जाएगा जिसका हमको जानकारी पहले से नहीं था। तो पहले से नहीं था तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसको कर देते हैं अज्ञात, है ना। मान लो हम लोग ये N2U2 का जो वैल्यू है उसको नहीं जान रहे, यूनिट तो जान रहे हैं लेकिन N2 क्या होना चाहिए ये हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो अगर वो अज्ञात होगा तो हम लोग अज्ञात का वैल्यू निकालेंगे। यूनिट को जनरली हम लोग व्यक्त किसमें करते हैं, तो यूनिट को हम लोग द्रव्यमान, लंबाई और समय के पद में व्यक्त करते हैं। तो हम लोग यूनिट को द्रव्यमान के लिए m, लंबाई के लिए l
और समय के लिए टी के पद में ले लिए। अब यूनिट पे क्या पावर है ये हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग पावर के बदले एक्स वाई जेड मान लिए। ठीक है, उसी तरह से अज्ञात जो मात्रक है उसमें द्रव्यमान को m2, लंबाई को l2 और समय को t2 मान लिए, और पावर इसका सेम रहेगा। पावर सेम क्यों रहेगा? क्योंकि हम लोग डायमेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में अभिलक्षण में ये चर्चा किए थे कि डायमेंशन जो होता है वो मात्रक की पद्धति पर निर्भर नहीं करता है। डायमेंशन मीन्स पावर, मात्रक का पद्धति बदल जाएगा, है ना, SI MKS SI CGS में बदल जाएगा, CGS FPS में बदल जाएगा, लेकिन उसका पावर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पावर सेम रह गया, है ना। द्रव्यमान पे पावर यहाँ पर था x, तो यहाँ भी x होगा। यहाँ लंबाई पे पावर था y, तो यहाँ भी y होगा। यहाँ समय पे पावर था z, तो यहाँ भी z होगा। तो पावर चेंज नहीं होगा। अब क्या करते हैं, हम लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना है किसका मान? हम लोगों को ज्ञात करना है n2 का मान। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ज्ञात करेंगे n2 को। तो n2 जो है वो क्या है यहाँ पर? अज्ञात। ठीक है, तो हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है n2 का। तो n2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये टर्म है मल्टीप्लिकेशन में, इसको लेकर चले जाना है डिवाइड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में लेके जाएंगे तो देखो इसका और इसका पावर तो सेम है, दोनों को हम एक साथ कर दिए, पावर x दे दिए। ठीक है, l और l का दोनों, l का l1 का और l2 का पावर सेम है, इसका पावर हम लोग यहाँ y दे दिए एक साथ ब्रैकेट में। t1 और t2 दोनों का पावर सेम है, दोनों को एक साथ दे दिए। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, है ना। अब इसी फॉर्मूले का हेल्प करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखो चेंज कैसे करेंगे, जब तक हम लोग इसका एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि हम लोग इसको चेंज कैसे करेंगे। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना है। चलो अब सम में देखते हैं इसका एग्जाम्पल के साथ। अब जैसे हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि बल का जो SI मात्रक है, देखो मात्रक यहाँ दिया हुआ, मात्रक की पद्धति SI, बल का जो SI मात्रक है वो दिया हुआ है 5 न्यूटन। ठीक है, और उसको बदलना है किसमें? हम लोगों को CGS में। ठीक है, बल का मात्रक, बल का मान SI में 5 न्यूटन दिया हुआ है और इसको हम लोगों को बदल देना है CGS में। तो ध्यान में क्या रखना है यहाँ पर कि जैसे दिया हुआ क्वांटिटी का क्या है वैल्यू, सबसे पहले तो देख लो यहाँ पर क्वांटिटी कौन सा है? बल। बल का डायमेंशन हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? बल का डायमेंशन हम लोग लेते हैं MLT-2। ठीक है, इसमें दिया हुआ क्या है? तो 5 न्यूटन है, उसको चेंज करना है CGS में। ठीक है, अब CGS में इसका वैल्यू क्या होगा ये हमको पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं इसमें 5 न्यूटन है, तो मान लो कि 5 न्यूटन को हम लोग लिख दिए x CGS यूनिट। है ना, 5 न्यूटन को बदलना है x CGS यूनिट में। x यहाँ पर अज्ञात है, अननोन है ना, x जो है वो अज्ञात है। अब हम लोगों को x का ही वैल्यू निकालना है। अब देखो आ जाओ फॉर्मूला पर। फॉर्मूला क्या था हम जानते हैं, n2 बराबर क्या पढ़े थे? n1 m1 बाय m2 पावर x, l1 बाय l2 पावर y, t1 बाय t2 पावर z। ठीक है, अब इसमें वैल्यू बैठाओ, जैसे हम लोग लिखे थे उसी तरह से करो। इसको n1 ले लो, इसको u1 ले लो, इसको n2 ले लो और इधर CGS यूनिट हो जाएगा u2। तो हमारे पास क्या है? n2 के स्थान पर है x, तो बैठा दो यहाँ। n2 के स्थान पर हम लोग ले लिए x, n1 के स्थान पर है यहाँ पर 5, n1 के जगह पर 5 बैठा दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर u1 के जगह पर m1, क्योंकि ये SI में है और SI में द्रव्यमान का मात्रक होता है kg, तो यहाँ द्रव्यमान के लिए हम लोग लिख दिए 1 kg। ठीक है, ध्यान में रखना, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है SI, है ना, बल का मात्रक न्यूटन जो है वो SI में है और SI में हम लोग द्रव्यमान को kg में व्यक्त करते हैं, लंबाई को मीटर में व्यक्त करते हैं और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। तो द्रव्यमान के लिए यानी m1 के लिए हम लोग यहाँ 1 kg बैठा दिए। ठीक, अब क्या है, हमको बदलना है उसको CGS में। CGS में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम,
तो M2 के बदले बैठा दिए 1 ग्राम। अब है कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, तो x के वैल्यू के लिए बल का डायमेंशन देख लो। बल के डायमेंशन में m पर पावर कितना है, कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 होना चाहिए पावर। ठीक है, तो बल के डायमेंशन पर पावर m पर पावर 1 है, तो यहाँ पर x के बदले 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ देंगे हम लोग। उसी तरह आ जाओ लंबाई, तो L1 का जो वैल्यू है वो हमको SI में लेना है, यानी कि ध्यान में ये रखना है कि जो ऊपर वाला टर्म है वो ज्ञात है और जो नीचे वाला टर्म है वो अज्ञात है। तो ज्ञात वाले को ऊपर, तो ज्ञात पद है SI में, तो SI में लंबाई का मात्रक होता है मीटर और चेंज करना है CGS में, तो CGS में लंबाई का मात्रक होगा सेंटीमीटर। अब बात होगी यहाँ पावर की, जैसे y हम लोग लिए तो L पे पावर y है, तो यहाँ बल का जो डायमेंशन लिखे उसमें L पर पावर क्या है, उसमें L पे पावर है 1, तो y के बदले 1, तो 1 को लिखना नहीं है। समय का मात्रक जो होता है वो SI और CGS दोनों में सेम होता है, तो दोनों जगह हम लोग लिख देंगे 1 सेकेंड, है ना। पावर यहाँ पर Z के बदले देखो यहाँ पर T पे पावर है -2, तो Z के बदले -2 लिख सकते हैं। हालांकि इसका कोई काम वैसा है नहीं, क्योंकि ये 1 सेकेंड खत्म, 1 हो गया, 1 पे कुछ भी पावर देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो आगे क्या करना है, हम लोग जैसे ले लिए इसको, ऊपर में है kg, नीचे में है ग्राम, क्या करना है kg को ग्राम में बदल लेना है, तो kg को ग्राम में बदल दिए, 1 kg के बदले हम लोग लिख दिए 1000 ग्राम, जो हम लोग जानते हैं पहले से, नीचे पहले से ग्राम है। मीटर को सेंटीमीटर में बदल देना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और नीचे में पहले से है 1 सेंटीमीटर, और ये तो खत्म हो गया, ये 1 हो गया, इसका कोई काम अब नहीं रह गया। अब देखो यहाँ क्या हो गया कि ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो क्या रह गया पावर यहाँ। अगर हम लोग इसको ध्यान दें तो यहाँ जो पावर हम लोगों को मिल रहा है x = 5 इंटू, देखो द्रव्यमान वाले पद से मिल गया 1000 और इधर बच गया 100, यानी x का वैल्यू हो गया 5 इंटू कितना सुनना है, तो 3 और 4, ये 3 और इधर 2 यानी कि 5, तो 10 टू द पावर क्या लिख देंगे 5। तो x का जो वैल्यू मिला वो मिला 5 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 5 न्यूटन 5 इंटू 10 टू द पावर 5 CGS यूनिट के इक्वल होगा। ठीक है, तो 5 न्यूटन जो है वो 5 गुना 10 पे पावर 5 CGS यूनिट के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 न्यूटन अगर हम लेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 5 CGS यूनिट लिख सकते हैं। ठीक, और बल का CGS मात्रक होता है डाइन। ठीक है, बल का CGS मात्रक होता है डाइन, तो हम लोग CGS यूनिट के बदले डाइन भी लिख सकते हैं अगर हम लोगों को पहले से पता हो तो ध्यान में रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा, तो 1 न्यूटन 10 पे पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करना है ना, सेम मेथड है, हम इसको शॉर्टकट में ऐसे बता देते हैं। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, ये SI में दिया हुआ है वर्क का वैल्यू 15 जूल। ठीक है, तो इसको क्या कर देना है, अब जैसे सॉल्यूशन जो इसका करेंगे तो इसमें दिया हुआ है वर्क यानी कार्य, और कार्य का जो डायमेंशन होता है वो होता है mL² T-2। तो देखो सब कुछ सेम मेथड होगा, केवल चेंज क्या होगा, L का पावर। ठीक है, तो L का पावर चेंज होगा तो हम डायरेक्ट वहाँ फॉर्मूले से ही आ जाते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x = यहाँ N1 के जगह पर है 15, इसको लेंगे हम लोग 1000 ग्राम और नीचे 1 ग्राम, द्रव्यमान को मास को चेंज करेंगे, लंबाई का हो जाएगा यहाँ 100 सेंटीमीटर और नीचे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, टाइम दोनों का कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको हम डायरेक्ट यहाँ कर दिए, यहाँ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 15 जूल x CGS यूनिट, है ना। 15 जूल जो है वो x CGS यूनिट के बराबर होता है, और CGS यूनिट कार्य का होता है अर्घ, याद रखना। ठीक, कार्य का CGS यूनिट होता है अर्घ।
अब जैसे ये ग्राम है, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। हाँ, और एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ द्रव्यमान पर यानी m पर पावर 1 था तो 1 रख दिए, तो 1 को नहीं लिखेंगे। लंबाई का पावर 2 है तो इसके ऊपर पावर 2 दे दिए। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 1000 इंटू, अब 100 पे पावर 2 हो गया, तो 100 पे पावर 2 हो गया तो उसको 10,000 हम लोग लिखेंगे। अब कितना जीरो हो गया, तो ये हो गया 7 जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक। यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे 15 जूल इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू द पावर 7 CGS यूनिट, ठीक। और ये CGS यूनिट को हम लोग अर्ग भी कहते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 15 जूल इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग। इसके साथ भी वही कंडीशन होगा, अगर ये 15 हम लोग कैंसिल कर दे तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पर कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये रिजल्ट याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में विमा का उपयोग किया जाता है ना। अब जैसे अलग अलग भौतिक राशि है उसके बीच हमको संबंध स्थापित करना है तो वहां पर हम लोग डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे इसका यूज, तो इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब जैसे हमारे पास है यहाँ पर एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सरल लोलक है ना। लोलक हम लोग जानते हैं लोलक क्या होता है, तो अगर नहीं है पता किसी को लोलक तो वो ध्यान में रखना, जैसे पेंडुलम है ना। किसी हैवी बॉडी को, किसी भारी वस्तु को हम लोग एक धागा की सहायता से इस तरह से लटकाएंगे कि वो आगे पीछे ऑसिलेट कर सके, तो यही व्यवस्था कहलाता है लोलक, ठीक। अब इस लोलक में जो ये हैवी बॉडी है, इस हैवी बॉडी को बोला जाता है गोलक, ठीक। लोलक को इंग्लिश में बोलेंगे पेंडुलम और ये हैवी बॉडी को हम लोग बोलते हैं बॉब, ठीक है। तो गोलक को इंग्लिश में बोला जाता है बॉब। अब क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई एक सरल लोलक है, उसका आवर्त काल जो है वो निर्भर कर रहा है गोलक के द्रव्यमान पर। तो जैसे आवर्त काल को T ले लिए, गोलक के द्रव्यमान को m मान लिए, और किस पर निर्भर कर रहा है तो लोलक की लंबाई, लोलक की लंबाई को L ले लिए, और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से व्यक्त कर दिए, तो ये जो आवर्तकाल T है वो गोलक के द्रव्यमान, लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, यानी कि ये इसका मास, ये होगा लोलक की लंबाई, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण जो यहाँ होगा उस पर निर्भर करेगा इसका आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब ये जो आगे पीछे कर रहा है, ठीक। तो आवर्तकाल में क्या होता है, जैसे एक बार इधर जाएगा बाईं तरफ, फिर एक बार जाएगा वो दाईं तरफ, और फिर वापस अपने पुराने जगह पर आएगा, तो एक साइकिल इसका कंप्लीट होता है, या एक कंपन या दोलन कंप्लीट होता है। तो एक दोलन में जो भी समय लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। और ये आवर्तकाल जो है वो निर्भर कर रहा है m पर, l पर, g पर, ऐसा हम लोगों को क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, मान लो इसमें है ना, मान लिया T समानुपाती है m पर, l पर और g पर, लेकिन अब ये किस प्रकार से समानुपाती है, किस पर किस तरह से निर्भर कर रहा है ये हमको पता नहीं है। तो जब नहीं पता है, हो सकता है कि ये व्युत्क्रमानुपाती भी हो, या इसमें ये हो सकता है कि ये l के स्क्वायर पर निर्भर करता हो। तो पावर हमको पता नहीं है कि व्युत्क्रमानुपाती है या इसके ऊपर कुछ पावर भी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर पावर मान लेते हैं x, y और z। जब कोई अज्ञात रहता है तो उसको हम लोग x, y, z मान लेते हैं। तो मान लिए x, y, z। अब क्या करो इसमें कि सबसे पहले तो समानुपाती को बराबर में बदल दो। तो बराबर में बदलने के लिए एक हम नियतांक यहाँ ले लिए। अब ध्यान में ये रखना है कि हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी नियतांक लेंगे तो वो नियतांक हमेशा डायमेंशन लेस यानी अविमीय नियतांक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ कोई प्रयोग या एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम लोग इस नियतांक का जो वैल्यू बैठाएंगे वो हमेशा विमाहीन होना चाहिए। हम लोग अपने मर्जी से कोई भी विमीय नियतांक को नहीं बैठाएंगे।
तो हम लोग यहाँ पर जो के लिए ये विमाहीन है, डायमेंशनलेस है ना, ये जो के है वो है डायमेंशन लेस। अब ये डायमेंशन लेस है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब बाकी बचे क्वांटिटी का डायमेंशन पुट कर दो। टाइम का डायमेंशन टी होगा, द्रव्यमान का डायमेंशन m होगा, m पे पावर यहाँ x है, लंबाई का डायमेंशन l लेंगे, l पर पावर y है, और गुरुत्वीय त्वरण का डायमेंशन होगा l t⁻⁻²। त्वरण है, त्वरण का डायमेंशन होता है l t⁻⁻², और इस पे पावर हम लोग ले लेते हैं z। ठीक है, तो क्या होगा अब यहाँ पर m पर पावर x, l को देखो यहाँ पर l पे पावर y और यहाँ l पे पावर z, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, तो क्या लिख देंगे y प्लस z, और यहाँ t पे पावर क्या हो जाएगा, पहले से -2 है और यहाँ z है, तो क्या लिख देंगे इसमें -2z, और इधर क्या है हमारे पास पावर t। तो देखो इधर क्या है, m है, l है, t है, लेकिन इस पार में सिर्फ t है। अब हम कंपेयर करेंगे कैसे, तो इधर t सिर्फ है तो t को t से कंपेयर करना है, l और m नहीं है, यानी l और m के ऊपर पावर ले लेना है 0। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख दे m0 l0 t, m पे पावर x, l पे पावर हो गया y प्लस z, और t पे पावर हो गया -2z। अब हम लोग इसमें लगा देंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर बराबर के दोनों तरफ का पद समान हो तो उसका विमा भी यानी डायमेंशन भी समान होना चाहिए। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं, इधर m है, m का पावर 0 और इधर m का पावर है x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, इधर l का पावर है 0, इधर l का पावर है y प्लस z, तो y प्लस z इज इक्वल टू होगा 0। इधर t का पावर है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, और इधर t का पावर है -2z, तो -2z को हम लोग इक्वल कर देंगे 1 के। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखो z का वैल्यू यहीं से मिल जाएगा, तो z इज इक्वल टू हो गया -1/2, x तो पहले से ही 0 हो गया। अब हमको चाहिए y का वैल्यू, तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं -z, है ना, y प्लस z इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -z, और y इज इक्वल टू हो जाएगा z का वैल्यू है -1/2, तो जब -1/2 तो माइनस माइनस प्लस, तो y का वैल्यू हो गया 1/2। ठीक है, तो हमारे पास x का भी वैल्यू मिल गया, y का भी वैल्यू मिल गया, z का भी वैल्यू मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को ले जाकर इस इक्वेशन में बैठा देंगे। ठीक है, तो जब इस इक्वेशन में हम लोग इन तीनों के वैल्यू को बैठाएंगे तो रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलेगा, तो देखो बैठाते हैं हम लोग यहाँ पर, तो रिजल्ट मिल जाएगा t इज इक्वल टू के m टू द पावर x, तो 0, l टू द पावर y, है ना, तो l टू द पावर y, y का वैल्यू है 1/2, और g टू द पावर z, z का वैल्यू है -1/2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, m पे पावर 0 तो ये 1 हो गया, g पे पावर -1/2 है, उसको नीचे कर देना है। ठीक है, तो हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा t इज इक्वल टू k√L/g, क्योंकि पावर का जो वैल्यू है, जैसे 1/2 पावर है, 1/2 पावर को हम लोग रूट के टर्म में लिख सकते हैं, तो जहाँ 1/2 मिल रहा है, l पर भी 1/2 है, g पर भी 1/2 है, तो g को लेकर चले जाना है नीचे, तो l पे पावर 1/2, g पर नीचे g चला आएगा तो g पर भी पावर हो जाएगा 1/2, दोनों का पावर सेम, तो दोनों के बदले हम लोग रूट यहाँ दे देंगे, तो यही रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, इसको प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन इस पर आधारित जो भी है उसको हल करना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओके।